नमस्कार, न्यूज़ क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश भर में एक दिन में फिर रिकॉर्ड 8,000 से अधिक नए मामले, 230 लोगों की मौत। मोदी सरकार पार्ट 2, सच से इनकार और असहमति को कुचलने का सफर। कोरोना क्यों गायब है, मध्यकालीन उपचार की बात वर्तमान में। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में यानी कल 31 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 1 जून सुबह 8 बजे तक फिर से रिकॉर्ड 8,392 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें पहले भी 31 मई की सुबह की यह संख्या 8,380 दर्ज की गई थी। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कोरोना से पीड़ित 230 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इस बीच कोरोना से पीड़ित 4,835 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,90,535 हो गई है, जिसमें से 48.19% यानी 91,819 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक कुल 5,394 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 93,322 हो गई है। ICMR द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 38,37,207 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 1,01,80 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले 16 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से 2,487, दिल्ली से 1,295, तमिलनाडु 1,149, गुजरात 436, उत्तर प्रदेश 378, पश्चिम बंगाल 371, कर्नाटक 299, राजस्थान 214, तेलंगाना 199, मध्य प्रदेश 198, बिहार 179, हरियाणा 168, उत्तराखंड 158, उड़ीसा से 129 मामले, आंध्र प्रदेश से 110, जम्मू कश्मीर से 105 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही असम से 87, केरला से 61, छत्तीसगढ़ से 51, झारखंड से 47, त्रिपुरा से 45, पंजाब से 30, पुडुचेरी से 19, हिमाचल से 18, मणिपुर से 9, नागालैंड से 7 और 4 नए मामले चंडीगढ़ से सामने आए हैं। साथ ही साथ देश के 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें लद्दाख, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, मिजोरम और सिक्किम शामिल है। खोज खबर के नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भारत सिंह ने गिनाई मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के सफर की उपलब्धियां। सच को स्वीकार करने के बजाय उसे सिरे से नकारना, सच बोलने वालों को निपटा देना, देश की जनता की परवाह किए बिना सिर्फ अपने एजेंडे को लागू करना। आइए सुनते हैं भाषा को। सबसे अहम बात जो मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र में स्थापित की वह है डिनायल, कि सरकार जब नकार पे जाती है, सरकार जब सच को स्वीकार नहीं करती तो किस तरह से कामकाज होता है, इसके लिए शायद बरसों बरस याद किया जाएगा 2019 से 2020 तक का सफर। इसमें आप पाएंगे सबसे पहली चीज जो मोदी सरकार ने स्थापित की, घबराइए नहीं, हम कोरोना पे नहीं जा रहे, अभी हम बात कर रहे हैं हमारी आपकी प्यारी अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दावा किया था कि वह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाना चाहते हैं। और इसके लिए तमाम तरह के दावे जो उन्होंने कोरोना काल तक जारी रखे कि भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। और इस दौरान आप और हम पाते हैं कि भारत कहां पहुंचा, भारत की अर्थव्यवस्था कहां पहुंची। जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, इस समय जो देश का सकल घरेलू उत्पाद है वह 3 दशमलव तक पहुंच गया है। और शायद भारत के इतिहास में कम से कम 10-20 साल पीछे की नजर दौड़ाइए, तब तक इतना रसातल में हम नहीं गए थे, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं गई थी। इस समय तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन की ओर जा रही है। लेकिन और मोदी है तो सब कुछ संभव है कि तर्ज पर पिछले 1 साल में अर्थशास्त्री कुछ भी करते रहे, देश के जो चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर हैं वो कुछ भी कहते रहे, RBI के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर कुछ भी कहते रहे, लेकिन गाल बजाने की जो परंपरा है वह जस की तस जारी रही। और यहां पर हम सिर्फ कोरोना काल या लॉकडाउन में हुए अर्थव्यवस्था में जो रसातल या मंदी है उसकी बात नहीं कर रहे। 2019 में तमाम जो कोर क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र, उनमें जबरदस्त गिरावट आई और खास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त रिसेशन आया कि तमाम जो उद्योगपति थे उन्होंने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी टीम से अपील की कि उन्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं
कि आज की तारीख तक इस दिशा में सरकार ने इस संकट को स्वीकार करना तक सही नहीं समझा। वह कंटिन्यूअसली लगातार डिनायल मोड पर है और आज भी अगर जो मंत्रीगण बात कर रहे हैं उसे देख के लगता ही नहीं है कि 19 से 20 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई, करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म हो गया। दूसरा जो बहुत अहम बिंदु है जिस पर बात बहुत कुछ होनी चाहिए, बहुत कुछ हो रही है। तमाम मंत्री ये बता रहे हैं कि जो जो उन्होंने दावा किया, चाहे वो राम मंदिर के भव्य निर्माण का, चाहे धारा 370 को हटाने का, या फिर नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी, एनपीआर को, सब कुछ मोदी जी ने 1 साल के भीतर लागू कर दिया। बात तो बिल्कुल सही है आपकी। जो आप करना चाहते थे वह आपने कर दिखाया और जो आप नहीं करना चाहते थे वह आपने बिल्कुल भी नहीं किया। और यही जो सबसे बड़ी सीख भारतीय लोकतंत्र को 1 साल में मिली है वह यह कि जो राइट टू डिसेंट है, असहमति का अधिकार जो भारत का संविधान देता है, उसे किस बुरी तरह से कुचला जा सकता है। इसके लिए 2019 से 2020 तक का जो साल है वह यादगार साल रहेगा। बहुत सालों तक इसका उल्लेख रहेगा कि अगस्त के बाद से देश का जो अभिन्न हिस्सा है जम्मू और कश्मीर, उसे किस तरह से लॉकडाउन में डाला गया। संविधान की तमाम धाराओं को अपने हिसाब से मोड़कर 370 धारा के साथ खिलवाड़ किया गया। आज भी जब हम वहां पर बात कर रहे हैं, वहां कश्मीर का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसे पंगु बना दिया, उसे नजरबंद कर दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया और इस तरह से पूरे देश में कश्मीर फैल गया। और एक चीज के लिए तो देश की महिलाएं निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देंगी, वह यह है कि शायद आजाद भारत में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में औरतें और खास तौर से मुस्लिम औरतें सड़कों पर उतरी। उन्होंने अपने हक हकूक के लिए और सिर्फ अपने ही नहीं, पूरे के पूरे लोकतंत्र के लिए, सारी जमहूरियत के लिए, उसे बचाने के लिए और हमारे सेकुलर स्ट्रक्चर को बचाने के लिए आवाज उठाई। कहीं वे बुर्के में आई, कहीं वे तंबू के नीचे बैठी, कहीं वे घरों से लेकर सड़कों पर उतरी और इसका प्रतीक बना शाहीन बाग, दिल्ली का शाहीन बाग। जी हां, मैं बात कर रही हूं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चले ऐतिहासिक आंदोलन की। यह भी तो मोदी सरकार ही की देन रही, जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते, देश की तमाम औरतें नहीं भूल सकती। और इसके साथ साथ सीएए के साथ साथ एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो पॉलिटिकल डिबेट चली, जो बहस चली, वह भी अपने आप में ऐतिहासिक रही, जिसे सालों तक याद किया जाएगा। लेकिन वहीं इस पूरे आंदोलन को जिस तरह से क्रश किया गया, जिस तरह से कुचला गया, कुचला जा रहा है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, यूएपीए जैसा कानून सब पे थोपा जा रहा है, प्रेग्नेंट महिला एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारी चीजें एक साथ इतने कम समय में हो रही हैं कि याद ही नहीं रहता कि किस पर बात करें और किस पर नहीं बात करें। जिस समय पूरा विश्व कोरोना संकट से लड़ रहा है, भारत उससे लड़ रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी मानव त्रासदी हो रही है, वहां हम क्या पाते हैं कि लगातार एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है। और इस झूठ को दोहराने का काम इस जश्न के दौरान इन मंत्रियों ने खूब किया। अरे जम के किया साहब। अब आप देखिए ना, जो रेल मंत्री हैं हमारे, उन्हें दिखाई ही नहीं दिया कि कोई मजदूर ट्रेन में मरा, जबकि खुद जो उनके मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े हैं वे बता रहे हैं कि मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिन हालात में वहां लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, वे सब भारतीय नागरिक हैं। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं, अरे भाई आप क्यों घूमने जा रहे हैं, अभी मत जाइए, बहुत जरूरी काम हो तभी जाइए। ये बेचारे मजदूर क्या करें, समझते ही नहीं मंत्री जी की बात। ये जो उपेक्षा भारतीय नागरिक की इन्होंने की है कोरोना काल में, इसके लिए भी यह साल
हमेशा याद रखा जाना चाहिए। जिस तरह से लोग मर रहे हैं, मां मर गई है और बच्चे पानी डाल रहे हैं उसकी लाश के ऊपर, मां मर गई है और बच्चा उसके आंचल से खेल रहा है, ये सब कुछ याद रखा जाएगा मोदी जी। देश की जनता इतने आराम से यह भूलेगी नहीं। यह एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो आपने इस देश की जनता पर किया है। मोदी जी, जो कुछ हमारे सामने दिखा रहा है, आपकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी गाल बजाते हुए मंत्रियों के दावे हैं, इसके लिए आप जितने भी खुश हों, लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले, उसे जिंदा रखने वाले उतने ही चिंतित हैं और वे चिंतित रहेंगे। कोविड-19 से बचने के लिए सरकार के आयुष विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कई तरह के आयुर्वेदिक दिशा निर्देशों को जारी किया। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चर्चाओं में भी आयुर्वेद और योग के बारे में लगातार चर्चा होती रही है, परंतु मध्यकालीन भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों जैसे कि यूनानी उपचारों पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। इतिहास के पन्ने के नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन ने इस विषय पर इतिहासकार फरहत हसन से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनके इस अंश को। सबसे पहले तो हम आज जो है कोविड-19 के युग में गुजर रहे हैं, तो डिजीज और हेल्थ को लेके एक प्रीऑक्यूपेशन है। हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि आज से 500, 600, 700 या 800 साल जो मिडिवल जो मध्यकाल है, उस पीरियड में हेल्थ और डिजीज को लेके किस तरह के परसेप्शंस थे, लोग क्या इसके बारे में सोचते थे? राइट, हाँ। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा और बहुत मतलब बहुत ज्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मेडिकल नॉलेज जो है वो मॉडर्न जमाने में ही आई, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत डायनामिक, बहुत एंगेजिंग मेडिकल ट्रेडिशंस इंडिया में रही हैं, और इसमें खास तौर पे दो स्ट्रीम्स बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। एक तो आयुर्वेद ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन था और दूसरा यूनानी मेडिसिन था। दोनों इतने अलग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं थे, और इंडिया में खास तौर पे मुगल पीरियड की बात थी कि दोनों में बहुत इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, दोनों में कॉन्वर्सेशन बहुत एक्टिव है, इसलिए साइंसेस स्टैग्नेंट तो नहीं थे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि एक हेल्दी बॉडी जो है उनके यहाँ है, एक वो कहलाता है ह्यूमरल थियरी ऑफ बॉडी। 4 ह्यूमर्स होते हैं, फायर है, वाटर है, एयर है, अर्थ है। इन 4 चीजों का हार्मोनियस बैलेंस जो है मेक्स फॉर अ हेल्दी बॉडी, और जब इनमें संतुलन बिगड़ जाता है दैट लीड्स टू डिजीज, उससे बीमारियां आती हैं। तो एक इंसिस्टेंस है कि हमें अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को इस तरह गुजारना चाहिए कि ये बैलेंस हमारा मेंटेन रहे। दैट्स, हाँ, संतुलन। हाँ, तो ये नोशन है हेल्थ का। इसमें 3 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि ये संतुलन बनाने के लिए बॉडी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो एक एक्सेस के खिलाफ है मेडिकल ट्रेडिशन। किसी किस्म का एक्सेस नहीं होना चाहिए, ना खाने में, ना प्लेजर्स में, ना कंजम्पशन में। ये एक बहुत बड़ा अंतर है विद हमारे मॉडर्न समाज में, जिसमें कंजम्पशन और एक्सेस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो मिडिवल पीरियड का मेडिकल ट्रेडिशन है वो इसके बहुत खिलाफ है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो ये है कि बॉडी जो है वो दूसरों के बॉडी से अलग नहीं है। बॉडी जो है वो समाज से टाइड अप है। सो एक वो नोशन बॉडी का नहीं है कि हमारी बॉडी और बॉडी से अलग है, या हमारी बॉडी सोशल बीइंग से नहीं है। तो बॉडी का समाज से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए ये भी, और समाज की वजह से एनवायरनमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हेल्थ का नोशन जो है वो बॉडी तक सीमित नहीं है, वो हमारे समाज की प्रैक्टिसेस पे भी जाता है। तो हकीम और आयुर्वेद जो डॉक्टर्स हैं, एक सेकंड, उनका कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, उनका कंसर्न ये भी है कि समाज में क्या हो रहा है। सो ये जो व्यू है हेल्थ का और मेडिसिन का, वो समाज से इंटीग्रेटेड है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आज की सोच में। जबकि आज जो है ट्रीटमेंट
और डिजीज का नोशन बॉडी पे सेंटर्ड है। इसके आगे कोई सवाल नहीं उठता है, कोई और सवाल नहीं आता है। आप कुछ कह रहे थे। आपकी बात से लेता हूँ कि अब जैसे हम लोग कोविड-19 के बीच में बिल्कुल फंसे हुए हैं, तो एक तरह से पूरा का पूरा जो इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, वो अकेला नहीं है, वो सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है। जो सोसाइटी में होगा उसके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो सिमिलरली जैसे अभी हम लोग एक पीरियड देख रहे हैं जिसमें मास डेथ्स हो रही हैं। अल्टीमेटली जाके फेटलिटीज कितने पे जाके पड़ेंगी वो हमको पता नहीं है। मास डेथ्स जो है इतिहास में खासतौर से मिडिवल एरा में भी बहुत कॉमन था। डेथ्स होती थी या तो फैमिन की वजह से या फिर एपिडेमिक्स की वजह से। उनमें एक इंटरकनेक्शन के बारे में भी हम बहुत सुनते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो पीरियड्स आते थे, मैं उनको नहीं दोहराना चाहता कि 1330 और 34 के बीच में कहाँ फेमीन हुआ, दोज आर टाइमलाइन की बात नहीं करें। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि हम लोग अभी ग्रैपल करेंगे कुछ ही दिनों में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी के बारे में, हमारे समाज को बहुत बुरी तरह से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हर रिश्तों को दोबारा से बनाना पड़ेगा। लोग माइग्रेट करके पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग कहां से कहां माइग्रेट करके चले गए। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम इंडिया में तो खासतौर से देख रहे हैं। तो मिडिवल एरा में किस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, किस तरह से सोसाइटी का रिवाइवल होता था, किन चीजों से हम लोग लेसन्स लर्न करके हमारे आगे के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि 2-3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल के एक्सपीरियंस देख के हमें बहुत इसकी अहमियत समझ में आ रही है। एक तो ये जो आइडिया है कि हम तन्हा नहीं हैं, हम समाज के इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। इसलिए एपिडेमिक्स मिडिवल पीरियड में भी हुए। दे हैव दिस ट्रिनिटी ऑफ कॉलरा है, प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है। इससे फैटेलिटीज बहुत हाई होती हैं, लेकिन उनका इंटीग्रेशन टू द सोशल वर्ल्ड में बहुत इजी है। हमारे यहाँ एक तो इस चीज को बहुत जहन में लाना पड़ेगा कि ये जो एपिडेमिक्स है, ये जो है, ये वो मौके होते हैं जो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बाकी इंसानों से, हमारा समाज से कैसे लिंकेजेस हैं। यही पास्ट का लेसन सिखाता है कि जब भी एपिडेमिक आया है, एक तो उसका पेन, उसकी सफरिंग कम हुई है। ये भी बड़ी सरप्राइजिंग है कि जो यूरोपियन विजिटर्स इंडिया आए हैं, एट द टाइम व्हेन दे केम अक्रॉस दिस, उन्होंने एक बात बहुत अहम कही है कि यहाँ पे फिर भी कंपेयर टू यूरोप लोग इतने परेशान नहीं होते जितने वहां होते हैं यूरोप में, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है। मेरा ख्याल है एक चीज तो ये बहुत अहम है। इसका ये मतलब नहीं है कि मिडिवल पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। आई डोंट नो मेरे पास टाइम कितना है, बट लेट मी ब्रीफली नरेट इट। अर्ली 17th सेंचुरी का वो कहता है कि प्लेग का साइन ये है कि अगर यू हैव अ रैट, अगर आप किसी चूहे को देखें जो बहुत इरेटिकली बिहेव कर रहा है, अपना सर दीवार में मार रहा है, तो समझ लीजिए प्लेग आने वाला है। और उससे बचने का एक ही तरीका है। इसमें 2 बातें बहुत अहम है। ये रियलाइजेशन है कि प्लेग इज कॉज्ड बाय रोडेंट, राइट, और ये भी रियलाइजेशन है कि यू नीड टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग टू गेट आउट ऑफ द डिजीज। तो ये भी नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि जो सोसाइटी का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है वो आप भूल जाओ, वो आप तोड़ दो। उसी से ही आपको रिकवर भी होना है। तो एक फेज डिस्टेंसिंग का है, तो दूसरा फेज ये है कि ऑर्गेनिक यूनिटी वापस लानी। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंड अप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।